हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय CNT। तो आज हम अपने CA फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले इसका यूनिट 1 देख लेते हैं, जिसमें है इंट्रोडक्शन। इसमें हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग और नेचर, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप। ठीक है, तो चैप्टर ओवरव्यू इन्होंने एक चार्ट फॉर्म में दिया है। सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, देन स्कोप में माइक्रो एंड मैक्रो किस तरह अलग होते हैं वो बताएंगे। देन नेचर में जो कोई पॉइंट्स हैं, जैसे असाइंस बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एंड आर्ट, प्रैग्मेटिक, नॉर्मेटिव, सब कुछ पढ़ेंगे। देन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तो हमने पढ़ी है 11th-12th में। इसके अलावा एक और होती है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, what is business all about? A business is an economic activity related to money, right? There are various types of business like manufacturing, mining, construction, agriculture, poultry farming, food processing, banking, insurance, health, education, transportation, communication, so on and so forth. तो कई सारे examples दे दिए business के. Each one of these businesses represents activity transforming a set of inputs into a set of output, which is the essence of economic activity. हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हमें पैसे मिलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ इनपुट्स डालेंगे जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, है ना। कभी IT कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा 8th-9th में, तो भी उसमें इनपुट आउटपुट पढ़ा ही है। देन वी कैन से क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़। अगर हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, उसके बदले में हमें जो आउटपुट मिलेगा, हम चाहते हैं कि उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो, कोई नेट वैल्यू ऐड हो। जैसे हमने अपने बिजनेस में अगर 1 लाख डाले हैं एज ए कैपिटल, या जो भी इन्वेस्टमेंट किया, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एटलीस्ट 1,20,000 मिले, कुछ तो उससे हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए ना। ऑन द इनपुट साइड वी रेफर टू मैन, मटेरियल्स, मशीन, मैनेजमेंट एट्सेट्रा, और एज द इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमने पढ़ा है 11th-12th में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन यानी कि इनपुट जो हम लगाते हैं फॉर डूइंग अ बिजनेस। बाय आउटपुट वी रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट, इन सब का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या तो कोई गुड्स बनाते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। विद इन गुड्स ऑल्सो वी हैव कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स लाइक एसेंशियल गुड्स, नॉन मेरिट गुड्स लाइक सिगरेट्स, जो फ़ायदे के नहीं है, हार्मफुल है। Some of these goods are non-durable or single-use goods, and some are durable in nature. तो ऐसे अलग अलग इन्होंने गुड्स के भी टाइप्स बता दिए हैं। कुछ नॉन ड्यूरेबल होते हैं, यानी ज़्यादा टाइम तक ना चलने वाले, जैसे सिंगल यूज़, जैसे हमारी प्लास्टिक की कोई बॉटल हम खरीदें तो वो क्या यूज़ एंड थ्रो टाइप रहती है। वहीं अगर हमने वॉशिंग मशीन या फ्रिज जैसा कुछ खरीदा है तो वो ड्यूरेबल इन नेचर है, वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, हमें आगे 2-3 साल तक फ्रिज वगैरह नहीं खरीदना पड़ेगा जब तक उसकी वारंटी है। The purpose of any economic activity such as production, consumption, distribution, exchange and inventory accumulation is to create surplus or profit. अगर profit नहीं है तो ये सब economic activity करके, business करके कोई मतलब नहीं है। Some of non-profit organizations may not aim at private profits but they aim at social benefits. तो जो कोई भी profit वाली organization है, सादी organization, उसको profit चाहिए, and जो NPOs होते हैं, non-profit, जैसे NGOs, वो चाहते हैं कि उनसे कुछ social benefit हो। In context of all economic enterprises, several decisions have to be taken. हर economic enterprise के हिसाब से कोई ना कोई decisions लेने पड़ते हैं। जैसे NPO है, भले ही वो social benefit के लिए काम कर रही है, फिर भी वो एक economic enterprise में आती है। For example, a production unit has to decide what to produce, when to produce, for whom to produce, why to produce. In the same way, a finance enterprise dealing with funds has to decide when to raise funds, where to direct the use of these funds, what should be the maturity and other terms. Each decision problem represents an area of choice. Highlight करके रखिए, area of choice. It is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. तो economics हमें ये बताता है कि हमें choices लेनी चाहिए, and उसके लिए facts हमें economics के ज़रिए पता चलते हैं। किस तरह अलग अलग तरह के बिजनेसेस को अपने अपने फील्ड में अलग अलग चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। एट दिस स्टेज वन मस्ट नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स क्या है जान लेते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया,
विच मीन्स हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड की जगह कभी कभी वो ऑप्शंस में मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड भी दे देते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड को ही आपको टिक करना है। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, अंडरलाइन हाईलाइट जो कर रहे हैं करके रखिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था इकोनॉमिक्स को 19वीं सदी तक। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776, usually abbreviated as the Wealth of Nations by Adam Smith, is considered first modern work of economics। तो एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। ये इकोनॉमिक्स का सबसे पहला काम माना जाता है। बिफोर वी स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इस एग्जाम्पल से जानते हैं। It is your birthday and your mother gives you ₹1000 as birthday gift. You are free to spend the money as you like. What will you do? You have many options. या तो तुम अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हो और पूरा पैसा उन पे उड़ा सकते हो, या तुम खुद के लिए 1000 रुपये की ड्रेस ले सकते हो, एक मूवी में जा सकते हो, कुछ खाना खा सकते हो, या फिर तुम एक बुक खरीद के बाकी का पैसा बचा सकते हो। तो तुम्हारे पास में कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मम्मी ने तुम्हें बस 1000 रुपये दिए हैं। तो देखो, कई सारे ऑप्शंस तो हमारे पास में हैं। अगर मम्मी ने हमें 2000 रुपये दिए होते तो हम अपनी ज़्यादा डिज़ायर्स पूरी कर सकते थे, ज़्यादा इच्छाएं पूरी कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में क्या है, बस 1000 ही रुपए हैं। उसमें हमें जो जो करना है, जितना भी करना है, जुगाड़ लगाना है, लेकिन हम उसी पैसे को, उतने ही पैसे को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिलेमा एज टू विच ऑफ द अबव ऑप्शंस टू चूज़। अब तुम कन्फ्यूज़ हो गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। जैसे आप अपने करियर के लिए भी कन्फ्यूज़ रहते हैं, आप में से कई लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम अभी CA कर रहे हैं तो साथ में BCom करें कि BAF करें कि BFM करें, कोई नई डिग्री लें, डिग्री भी लें कि बिना ग्रेजुएशन के बस बिना कॉलेज के बस CA करें या CS करें। तो ये भी एक तरह का डिलेमा है। अ सिमिलर डिलेमा इज़ फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो बिजनेस वगैरह सब लोग जिनको भी डिसीजन लेना है, सबके पास में चॉइसेस हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। तो इसके लिए everything we want with the resources we have, we are forced to make choices. Therefore we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. तो हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इन चीज़ों, ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इन सबसे हमें क्या समझ में आया? ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, अनगिनत इच्छाएं होती हैं हमारी। द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। मीन्स यानी कि रिसोर्सेज, इनको पूरे करने के लिए हमारे पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी नहीं रह सकते। अब दुनिया में भी आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट है, पेड़, ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ लिमिट में है ना। तो रॉ मटेरियल्स और कैसे मिलेंगे? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इस वजह से हमारी अनगिनत इच्छाएं कभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकती। Let us now examine what economics study is about. Economics is the study of processes by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society. Of course, available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest valued uses. तो हमें जिस चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, जो इच्छा हमारी ज़्यादा तीव्र है, हम उसके लिए अपने स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। वही सब बातें लिखी है इनटू गुड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आर इनफाइनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स अमंग आवरसेल्व्स। तो ये डिपेंड करता है हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं उन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरी करते हैं। This definition of economics, with the narrow focus on using relatively scarce resources to satisfy human wants, is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पे ही बेस्ड आगे और डेफिनेशन उन्होंने बनाई है, लेकिन ये जो बस लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, ये एक नैरो डेफिनेशन है। तो बीइंग करेक्ट इट इज़ इनकम्प्लीट एज इट ब्रिंग्स टू आवर माइंड ऑफ अ पिक्चर विथ फिक्स्ड रिसोर्सेज, स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इससे हमारे मन में क्या आता है कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड ही है, मतलब रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं ही, लोगों की स्किल्स भी फिक्स्ड हैं, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, ऐसा ध्यान में आता है। पर ऐसा असल में होता है क्या? अभी आपने कभी देखा होगा, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो पहले ला रहा था 50%, हाँ 9th-10th में, इवन 11th में भी वो कभी 60 के ऊपर नहीं गया, लेकिन 12th में उसको पता चला इम्पोर्टेंस कि ये मार्क्स से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एंड जो मेरा खुद का ज्ञान बढ़ेगा, ये सब इतनी अच्छी किताबें पढ़ के, या उसके मम्मी पापा ने उसे जो भी कहा, उसने 12th में बहुत अच्छी मेहनत की, वो 80-85% लेकर आया। तो क्या उसमें कैपेसिटी पहले नहीं थी? सेम कैपेसिटी उसमें थी, पर वो यूज़ नहीं कर रहा था। तो दैट मीन्स कि आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो।
इट आउट टू प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज हाउ दे आउट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो पहले प्रोडक्शन ज़रूरी है एंड फिर उसे बराबर तरीके से किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर यूज़ हुए वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। अगर एक कोई समझिए मिल्क प्रोडक्शन है तो उसकी फैक्ट्रीज तो कुछ जगहों पर ही है, देन वहाँ से वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे पार्ले जी का बिस्किट वो इतना फेमस क्यों है? क्योंकि गली गली में कोई भी गांव खेड़े में भी जाकर आप देखेंगे ना, वहाँ पर भी आपको पार्ले जी बिस्किट मिल जाएगा। उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना अच्छा बना के रखा है कि उनकी मार्केटिंग की भी उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय दिस कंसेप्ट। तो और भी कई बातें होती हैं जो इस वाली डेफिनेशन में कवर नहीं है। On one hand, we find productive capacity of modern economies has grown tremendously. Population and labor force have increased, new resources of raw materials have been discovered, and new and better plant and equipment have been made available on farms and in factories and mines. तो भाई पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेबर फोर्स भी बढ़ रही है, साथ में प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ रही है। Not only has the quantity of available productive resources increased, their quality has also improved substantially. तो सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, साथ में क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। बेटर एजुकेशन एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स हैव रेज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स एंड हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ completely new kinds of natural resources such as shale gas and new alternative greener resources of energy such as solar and wind power. तो शेल गैस वगैरह जो रिसोर्सेज पहले ढूंढे भी नहीं गए थे वो अब हमें मिलते जा रहे हैं। ढूंढने से सब मिलता है ना। ऑन द अदर हैंड वी नो दैट रिजल्टिंग growth in production and income has not been smooth. There have been periods in which output not only failed to grow but also actually declined sharply. जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक हुई थी 2007 में एंड कोरोना पैंडमिक 2019, इसको तो सब जानते हैं। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमीज बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि कई बार इकोनॉमी बढ़ती तो है ही नहीं, उल्टा कम हो जाती है, एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है उसमें। जैसे कभी कोई क्राइसिस आ जाए, कोरोना जैसा कोई पेंडेमिक आ जाता है, कोई भी हमने अनसर्टेन सिचुएशन जिसके बारे में सोचा नहीं था वैसी कभी भी आ जाए तो इकोनॉमी कम भी हो सकती है। ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज, वर्कर्स एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। अब जब लोगों के पास में इनकम ही जनरेट नहीं हो रही तो वो और चीज़ें खरीदने कैसे जाएंगे? बिना पैसों के तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। इस वजह से कई सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, हमारे पास फैक्ट्री वगैरह होने के बावजूद भी लोग खरीदने नहीं आ रहे, इसलिए बेच भी नहीं सकते, तो पैंडेमिक हो गया, इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources to various uses, it also deals with processes by which productive capacity of these resources is increased and with the factors which in the past have led to sharp fluctuations in rate of utilization of these resources. ठीक है, तो यानी इकोनॉमिक्स क्या क्या देखता है? एक तो अनलिमिटेड वांट्स से अपने स्केर्स रिसोर्सेज कैसे पूरा करना है, अनलिमिटेड वांट्स को, वो तो देखता ही है। उसके साथ में किन प्रोसेसेस से हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं वो भी बताता है एंड किस रीजंस की वजह से ये शार्प फ्लक्चुएशंस आए हैं वो भी बताता है। Then in the day-to-day events we come across several economic issues such as changes in price of individual commodities, general price level, economic prosperity, higher standards of living of some countries despite general poverty and poor standards of living in others. Some firms making extraordinary profits while others closing down, etc. These are matters fundamentally connected with economic analysis. तो हम देखते हैं कि कई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, कोई तो अंबानी और कोई तो भिखारी। तो इतने डिफरेंसेस क्यों होते हैं जबकि वो दोनों भारत में ही रहते हैं? The study of economics will enable us to develop an analytical approach that helps us in understanding and analyzing a wide range of economic issues. तो इकोनॉमिक्स के ज़रिए हमारे माइंड में एक एनालिटिकल अप्रोच आता है, एक प्रॉपर एनालिसिस हम कर पाते हैं एंड समझ पाते हैं कई सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ को। इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ अ नंबर ऑफ मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स दैट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम मॉडल्स भी बना सकते हैं, फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हैं एंड किस तरह उन्हें अप्लाई करना है अलग अलग सिचुएशंस में, ये सीख सकते हैं। The tools of economics assist in choosing the best course of action from among the different alternative courses of action available to the decision maker. जब भी हमारे पास में चॉइसेस आती है तो हम बन जाते हैं डिसीजन मेकर एंड उन सारी चॉइसेस में से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, दैट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन।
However, it is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and are affected by several forces, some of which are rooted in economics and others in political setup, social norms. अब सब कुछ economics से related तो है नहीं, कुछ politics से related है, कुछ social norms से related होता है. The study of economics cannot ensure that all problems will be tackled appropriately, but without doubt it would enable a student to examine a problem in its right perspective and would help him in discovering suitable measures to deal with the same. अब जैसे इकोनॉमिक्स तो हमें ये बताएगा कि डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन कैसा चलता है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड को तो कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि उस अगले की इनकम पे भी डिपेंड करता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस लोगों के उन पे भी डिपेंड करता है. एंड अगर उस ओनर का किसी के साथ झगड़ा चल रहा है एंड स्पेशली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई झगड़ा है तो इनसे भी अफेक्ट पड़ेगा. तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इकोनॉमिक्स ये तो इंश्योर नहीं कर सकता कि सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली टैकल होंगी, मतलब सबका सही सोल्यूशन निकलेगा, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन वो एक स्टूडेंट को इस काबिल बना सकता है कि आप सिचुएशन को सही तरीके से देखें एंड बराबर सलीके से सोच सकें एंड सूटेबल मेजर्स ले सकें. देन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं. इनके इन्होंने दो टाइप्स बनाए, एंड्स और मीन्स. एंड्स यानी वांट्स, मीन्स यानी रिसोर्सेज. एंड्स में वांट्स होती है हमारी अनलिमिटेड एंड लेकिन वांट्स को ग्रेडेड किया जा सकता है, प्रायोरिटाइज किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ मीन्स होते हैं लिमिटेड, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं. जैसे मिल्क है, मिल्क से हम दही बना सकते हैं या उसे तभी के तभी पी भी सकते हैं. और भी कई दही, पनीर, क्या क्या आपको बनाना है, छाछ, सब कुछ बना सकते हैं. ये सब मिलके कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है. मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. मिस्टर जी रामामूर्ति, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question, well, ladies and gentlemen, what do you say? Shall we go into soft drink business? तो इनका बिजनेस था फूड का. अब ये सोच रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में जाएं क्या. तो जो बाकी के मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आपने हमें एक मेजर डिसीजन लेने के लिए कहा है जो हमारी कंपनी पे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा. फिर ये रामामूर्ति जी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब टाइम आ गया हमारा बिज़नेस एक्सपांड करने का. सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है एंड वो हमारे बिज़नेस से, जो फूड का बिज़नेस है, उससे क्लोजली रिलेटेड भी है. फिर एक दूसरे मेंबर ने कहा कि हाँ, पर इस सॉफ्ट ड्रिंक के बिज़नेस में ऑलरेडी 2 कॉम्पिटिटर बैठे हैं, वो भी पूरा अपना अच्छे से उनकी पावर है इस बिज़नेस में. तो रामामूर्ति जी कहते हैं हाँ भाई ये भी सही है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स बताता है कि अभी भी हम अगर कोई नया कॉम्पिटिटर बन के इस बिज़नेस में जाएं तो ग्रोथ का रूम है, मतलब ग्रोथ के लिए स्कोप है. एंड फूड बिज़नेस भी अभी ख़त्म होने के लिए आया है. तो फिर बाकी के मेंबर ने कहा डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड्स, मतलब कोई और भी, स्वाति फूड्स नाम की एक कंपनी थी, उसने भी सॉफ्ट ड्रिंक में एंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग फेल हो गए थे बहुत बुरी तरह से. एंड प्रोजेक्शंस ये भी हाँ, जो प्रोजेक्शंस आपने बताए वो लास्ट 10 ईयर्स के डेटा पे है. अभी ये किसको पता कि जो पिछले 10 साल में हुआ वो ट्रेंड अभी भी होगा कि नहीं, आगे भी चलता रहेगा कि नहीं. फिर ये साथ में बोलते हैं कि इंडियंस आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो किसको पता अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वो लोग बाद में पिए कि नहीं. फिर रामामूर्ति जी टिके हुए अपनी बात पे. वो कहते हैं मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने कई दिन लगाए हैं इस डेटा को एनालाइज करने में और एक कंक्लूजन पे आने में, जजमेंट पे आने में. इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें अबव एवरेज रिटर्न पा सकते हैं. हम घाटे में नहीं जाएंगे, ज़्यादा ही कमाएंगे. एंड जो भी कमाएंगे वो अपनी फूड इंडस्ट्री में जितना कमा रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही कमाएंगे. सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, सब चीज़ों पे हम डिटेल्स देख रहे हैं. एंड मुझे लगता है अगर हम ज़्यादा टाइम तक रुके तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. इसके लिए आई थिंक रामामूर्ति सेज कि मेरे हिसाब से अभी आपको इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें एक्सपांड कर लेना चाहिए अपना बिजनेस. तो देखिए ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, कोई सोचे कुछ, कोई सोचे कुछ. इसके लिए इस पूरी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन मेकिंग की. एज वी आर अवेयर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस. अगर डिसीजन अच्छे नहीं हुए तो सब गया.
Decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end. जो भी तुम्हारा डिजायर्ड गोल है उसके लिए आपका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको सबसे बेस्ट वाला चूज़ करना है। Decision making involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker finds as the most suitable. तो जो आपको सबसे suitable लगे वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है। As explained above, question of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital and management are limited and can be employed in alternative uses. तो भाई प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं एंड उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। देयरफॉर मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स मस्ट बी चोजन एंड लेस एफिशिएंट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा वो वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक अ स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल डिसीजन। फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस। जैसे ये लोग सोच रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस, क्या हमें इस बिज़नेस में जाना चाहिए। फिर शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, क्या हमें इसमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। फिर अगर प्रोडक्ट लॉन्च करें तो कौन सी टेक्निक से बनाएं ताकि कॉस्ट सबसे कम हो। फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स एंड व्हाट प्राइसेस सो एज टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। अब ये भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सबसे पहले प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में हमने जाना ही क्या कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं नॉर्मली वो होती है कैपिटलिस्ट में, जानेंगे आगे। तो अगर हमारे गुड की प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से हम कम प्राइस पे रॉ मटेरियल्स लेकर आएँ या जो भी इनपुट्स हैं मतलब लैंड, लेबर, मेन मटेरियल, मशीन, वो सब लेकर आएँ ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव एज रहे, हम किसी तरह कम प्राइस पर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है कि हमें खुद सारी चीज़ें बनानी चाहिए कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी सेमी फर्निश्ड चीज़ें कोई और फर्म से खरीद कर आगे उसमें प्रोसेसिंग करके आगे बेचना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप कभी एक्चुअल बिजनेस करें तो आपको पता चलेगा। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड एट वॉट प्राइस शुड द फर्म सेल। तो हमें कितना आउटपुट रखना चाहिए। अब देखिए, जब तक हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है तब तक हमें उस मार्केट में उसकी कितनी डिमांड रहने वाली है वो तो पता नहीं। हो सकता है बहुत ही हिट रह जाए प्रोडक्ट या फिर हो सकता है एकदम फ्लॉप जाए। तो हमें पहले तो सोचना पड़ेगा कि भाई कितना 500 किलो का आउटपुट करें, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें एंड फिर उसकी प्राइस क्या रखें। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस ऑन एंड हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी चोजन, हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट। तो ये देखिए कई सारी मार्केटिंग पे भी इतने सारे क्वेश्चंस कि हमें अपना प्रोडक्ट मासेस के लिए बनाना चाहिए कि क्लासेस के लिए। मासेस यानी आम जनता, क्लासेस यानी रिच पीपल। तो किसको फोकस करके किसके लिए बनाना चाहिए। अब जैसे या तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उस पर रिच पीपल अट्रैक्ट होंगे, फिर उसकी प्राइस हाई होनी चाहिए, वो सब रहता है। एंड वहीं अगर आपको सबके लिए बनाना है तो आपको नॉमिनल रेट्स में, रीजनेबल प्राइजेस में अपना प्रोडक्ट रखना चाहिए, उस हिसाब से पैकेजिंग करनी चाहिए। देन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेटर होगा, मार्केटिंग के लिए हमें कितने पैसे रखने चाहिए, कितना बजट रखना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। एंड लास्टली, हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। देखिए कोई भी नई चीज़ है तो रिस्क तो है। जब हम उसमें पहली बार जाएंगे तो किसी ना किसी तरह का रिस्क होगा, कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी हमें। जैसे कोरोना पैंडमिक, अभी उस समय जिसने अपना कोई स्कूल बैग का बिजनेस किया हो या कोई भी ऐसा बिजनेस जो लॉकडाउन में नहीं चला, उसी समय अगर उसने स्टार्ट किया था तो उसको तो लगा था कि अरे हाँ अच्छा स्कोप है, चलेगा ये मेरा बिजनेस। लेकिन उस समय एक अनसर्टेनिटी आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, कोरोना पैंडेमिक। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस बारे में भी उनको पहले से थोड़ा बहुत तो सोच के रखना ही पड़ता है, थोड़ा बजट एलोकेट करके रखना पड़ता है। Decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward, as economic environment in which firm functions is highly complex and dynamic. बिजनेस एक ऐसी जगह है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई पहले से सोच के नहीं रख सकता कि अब अगले पड़ाव पे क्या होने वाला है। The problem gets aggravated because most of the time decisions are to be taken under conditions of imperfect knowledge and uncertainty. हमें पूरी की पूरी बात ज़रूरी नहीं पता हो। अभी जैसे ये लोग ट्रेंड देख रहे थे, पिछले 10 साल का देख रहे थे, हमें तो वही पता है जो पहले हो चुका है।
तो जो आने वाला है उसको हम कैसे एकदम बराबर से एनालाइज करके बोलेंगे हाँ यही हो सकता है, हम कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते। Decision making therefore requires that the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. तो हमें प्रॉपर एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। जो भी थियरीज बनाई हुई हैं पहले जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके, एटलीस्ट उतनी बातें ध्यान में रख के थोड़ा बहुत तो हमारा बिजनेस फोरकास्ट सही काम करे, इसके लिए थोड़े तो एफर्ट्स लेने ही पड़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड by providing a huge corpus of theory and techniques. तो इन्होंने कहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसी थियरी और टेक्निक्स दी हैं जिनसे आप बेटर अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। ब्रीफली पुट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटेग्रेट्स इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। इस पर भी कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? इट इंटेग्रेट्स इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। देखिए, इकोनॉमिक्स को ये पता है कि किस तरह से अलग अलग थियरीज फॉर्मुलेट करनी है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आप एक एक करके सेम यूनिट, सेम क्वांटिटी, सेम टू सेम साइज़ के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके लिए यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाती है। फिर उसमें वही चीज़ बार बार चखने की, वही चीज़ खाने की आपका मन नहीं रहता। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस चीज़ को आप पूरी तरह त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। पर इसमें इन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कई सारे एजम्पशंस लिए, फिर उसके कई सारे उनके क्रिटिसिज्म्स भी थे। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि ये एजम्पशंस अनरियल थे। अभी आप ही सोचिए, कोई सेम टू सेम चीज़ आप बार बार लगातार 10-15 कंज्यूम करते रहेंगे क्या? अगर आपको बोल दिया कि आपको वाटरमेलन खाना है, तो कितने वाटरमेलन के पीसेस खा लेंगे? 1 खा लिए, 2 खा लिए, अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपने 30-50 खा लिए, इससे ज़्यादा तो कोई खा ही नहीं सकता। एंड उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज़ हो, फिर सबका सेम ही टेस्ट हो, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है ना। इसकी वजह से उनके इकोनॉमिक्स के तो कई सारे ऐसे, जब इकोनॉमिक्स को एक्चुअली में अप्लाई किया जाता है तब वो इनवैलिड एजम्पशंस हो जाते हैं। लेकिन वही बिज़नेस, अब बिज़नेस ऐसा कि भाई हमको प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में अपनी शॉप है, वहाँ पे जाके बेचना है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मिलाने का काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर टू एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाईलाइट अंडरलाइन करके रखिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। तो अपने इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली बिजनेसेस में कैसे अप्लाई करना है ये हमें बताता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। While theories of economics provide tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc., business economics applies these tools in the process of business decision making. बिजनेस में डिसीजन कैसे ले सकते हैं इकोनॉमिक थियरीज को यूज़ करके, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। Thus, business economics comprises of that part of economic knowledge, logic and theories and analytical tools that are used for rational business decision making. In brief, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. तो हाँ, ये देखिए, इसमें हमें ये पता चलेगा कि सबसे बड़ा होता है इकोनॉमिक्स, फिर उससे छोटा होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एंड उसकी एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थियरी, micro as well as macroeconomics, operations research, statistics, mathematics and theory of decision making. तो business economics कई सारे subject से related है। A professional business economist has to integrate the concept and methods from all these disciplines in order to understand and analyze practical managerial problems. Business economics is not only valuable to business decision makers but also useful for managers of not-for-profit organizations such as NGO and voluntary organization. तो आप किसी भी बिजनेस में अगर जाते हैं तो आपको इस बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा काम आएगा जब भी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करनी है। तो अब आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस स्कार्स रिसोर्सेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फिर जोएल डीन, इनको आपको याद रखना है। Defined business economics in terms of use of economic analysis in formulation of business policies. Business economics is essentially a component of applied economics, as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis, etc. कई सारे business economics की इन्होंने branches बता दी।
इसमें हम हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक थियरी of the behavior of consumers and firms in competitive and non-competitive markets. This theory provides managers with a basic framework for making key business decisions and allocation of firms' scarce resources. वही सब बातें लिखी है जो अपन ने डिस्कस कर ली. तो देन नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो भाई जैसे इकोनॉमिक्स होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी यही चीज़ें हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है. इंडिविजुअल फर्म, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जो भी लेंगे इंडिविजुअल या पर्टिकुलर, या फिर एक स्मॉल नंबर या ग्रुप ऑफ यूनिट्स को. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल का. मैक्रो ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना, ठीक है, और इकोनॉमी एज अ होल रादर दैन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स. इसमें हम लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, ओवरऑल आउटपुट्स, नेशनल, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स, सब कुछ टोटल और एग्रीगेट में ही हम पढ़ेंगे. मतलब एक कोई छोटा पार्ट नहीं, ओवरऑल सबको. इसमें क्या क्या आता है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी फॉरेन देशों में हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, रुपया की. The overall level of savings and investment and level of employment and rate of economic growth. तो ये सब इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं. While business economics is basically concerned with microeconomics, macro analysis also has got an important role to play. तो ज़्यादातर बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिजनेस में जाकर उस बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, अगर आप एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पर जॉब ज्वाइन करते हैं तो. लेकिन इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि भाई कोई वैक्यूम में तो नहीं है बिज़नेस, है ना. बिज़नेस में बाकी के चीज़ों से भी अफेक्ट पड़ता है. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी किसी वजह से, तो भी उस बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ेगा. अब ये बिज़नेस डिसीजन मेकर नॉर्मल बिज़नेस में तो ये पहले से एक्सपेक्ट नहीं करके रख सकते ना. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल. तो यही सब बातें लिखी हैं. अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हमें ज़रूरी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए. फिर लॉन्ग रन के हिसाब से, मोरोवर लॉन्ग रन ट्रेंड्स इन बिजनेस वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. एंड लॉन्ग रन में कैसा चलने वाला है इस फील्ड का बिजनेस, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही सीखते हैं. तो चलिए नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखते हैं. इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर सब्जेक्ट्स की, कई सारे सब्जेक्ट्स की इंटरडिपेंडेंस होती है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. लेकिन जो गैप होता है इकोनॉमिक थियरी और रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में, इस गैप को फिल करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो उन्हें लॉजिक आना चाहिए, एनालिटिकल टूल्स आने चाहिए टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस. हाँ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. साइंस कैसे, वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. जैसे साइंस में कैसे हमको पता चलेगा कि ये केमिकल डालेंगे और इस केमिकल को मिक्स करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, है ना. हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो हमें H2O मिलेगा, दैट इज़ वाटर. तो वैसा ही कॉज एंड इफेक्ट उसमें फिक्स होता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स टूल्स ऑफ डिसीजन साइंसेज सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थियरी टू अराइव एट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस. It follows scientific methods and empirically tests the validity of the results. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी थियरीज एंड टेक्निक्स लिखी गई हैं वो सब टेस्ट करने के बाद में लिखी गई हैं. देन बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड largely on microeconomics. Business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objectives of his organization. है ना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है यहाँ पे, मोस्टली मैनेजर्स के काम आता है. So as to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned more with the decision-making problems of individual establishments, it relies heavily on the techniques of microeconomics. Then incorporate elements of macro analysis. A business unit does not operate in a vacuum, है ना, vacuum में तो है नहीं. It is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as general price level, income and employment levels in economy, government policies with respect to taxation, interest rates, exchange rates, industry prices, distribution wages, regulation of monopolies. All these are components of macroeconomics. A business manager must be acquainted with these and other macroeconomic variables present as well as future which may influence his or her business environment. तो उन्होंने क्या कहा, मैक्रो भी काम आता है. जैसे गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई
अगर गवर्नमेंट ने कोई मोनोपोलीज के लिए रूल निकाल दिया कि मोनोपोलीज का इस हद से ज़्यादा वो प्राइस नहीं रख सकते, प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो उन सब से अफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। पहले क्या कहा था, साइंस है, अब बोलते हैं आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगता है हर चीज़ का। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो सिर्फ आप थियरी में सीख के रह जाएंगे, हाँ एक बार एक्सपेरिमेंट करके रख लिया, नहीं। हर बार बिजनेस सिचुएशंस एकदम डिट्टो सेम जैसी पहले आई थी, सेम टू सेम उठ के आएगी क्या? नहीं, हर बार उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। एंड वो जो थोड़ा सा माइनर चेंज है उसके हिसाब से आपको अपनी टेक्निक में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये भी एक कला हो गई ना, जैसे जैसे थोड़ी सी सिचुएशन बदली कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। मीन्स माइनर है, ज़्यादा भी नहीं बदलना है। यूज़ ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब अलग अलग थियरीज के बारे में लिखा है उन्होंने। बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। इट यूजेस थियरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। इन सब पे चैप्टर अपन पढ़ेंगे अच्छे से। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल, एनालाइजेस इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू में भी उन्होंने यही कह के रखा था कि ऐसे एजम्पशंस जो असल में हम कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, एंड अगर हो भी तो नॉर्मली नहीं होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेकर करना पड़ेगा। In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firms face in the real world. तो रियल वर्ल्ड में फर्म्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है एंड उनको कैसे टैकल करना है इन सब की तैयारी करके रखता है। तो ये बहुत ही प्रैग्मेटिक है, यानी कि प्रैक्टिकल है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी as it incorporates tools from other disciplines such as maths, operations research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics, econometrics। कई सारे सब्जेक्ट्स से मिलके उन सब पे डिपेंड होके ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है, इसलिए ये है इंटरडिसिप्लिनरी। नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक थियरी हैज़ डेवलप्ड इन along two lines, positive and normative. Positive और प्योर साइंस एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा दिए हैं, मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। नॉर्मेटिव यानी कि व्हाट इज़, क्या है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, देन ये हो गया कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मतलब बस बता दिया कि सिचुएशन कैसी है। एंड नॉर्मेटिव यानी कि क्या, कि सिचुएशन कैसी होनी चाहिए थी। अरे लेकिन इतनी पॉपुलेशन इंडिया में नहीं होनी चाहिए थी, इंडिया वॉज नॉट सपोज टू बी सो ओवर पॉपुलेटेड, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आए तो वो हो गया नॉर्मेटिव। पॉजिटिव यानी व्हाट इज़, एंड व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी, ये आ गया नॉर्मेटिव में। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स तो दोनों होता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है, नॉर्मेटिव भी होता है, दोनों अच्छे से होता है। लेकिन जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादातर जनरली नॉर्मेटिव है, एंड कभी कभार ही वो पॉजिटिव बनता है। मतलब पॉजिटिव भी है लेकिन ज़्यादातर नॉर्मेटिव है। तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब में हेल्प करता है, फ्यूचर प्लानिंग में भी। However, if firms are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. अपने environment को अच्छे से जांचना परखना पड़ेगा। This requires study of positive, normative, descriptive theory. ना तो वही पॉजिटिव भी है लेकिन नॉर्मेटिव ज़्यादा है। Scope of business economics. The scope of business economics is quite wide. It covers most of practical problems or a manager or firm faces. इनके टू कैटेगरीज हैं। पहला है इंटरनल या फिर ऑपरेशनल इश्यूज़, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा, और दूसरा है एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंट यानी बिजनेस का एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट वाला। दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज़, ये वाले। तो इसमें सबसे पहला क्या क्या है भाई, अपने ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए मैंने पहले भी कहा था, इंटरनल इश्यूज यानी कि वो जो आपके कंट्रोल में हो, एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं रहते। तो दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर, इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस, इट्स साइज, product decisions, technology, factor combinations, pricing and sales promotion, financing, management of investments, inventory are a few examples of operational issues. जो भी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं वो सब आएंगे, मतलब बिजनेस के चलने से रिलेटेड हैं वो सब आएंगे इंटरनल इश्यूज़ में। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज डील विथ मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज़, इसके लिए हमने माइक्रो को इससे रिलेट किया है। इसमें सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब आप खुद से सोच कर देखिए, डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, कंज्यूमर्स पे। तो इन्होंने क्या लिखा है,
डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कंज्यूमर जैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम पहले एनालिसिस करेंगे मार्केट का, कैसा चल रहा है, डिमांड किस तरह की चीज़ों का कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। फिर उनकी प्रेफरेंसेस देखेंगे, अलग अलग चेंजेस का क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे अगर उनकी इनकम बढ़ी तो हम अपने प्राइस कितनी रखेंगे, प्राइस बढ़ाई कुछ कम की तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रिलेटेड कमोडिटीज़ की कितनी प्राइस चल रही है, जैसे माज़ा और स्लाइस है। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिली, वहाँ पे गए थे आप दुकान में माज़ा लेने के लिए, माज़ा नहीं मिला, स्लाइस ले आए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आपको? एज ए कंज्यूमर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उन कंपनीज़ को तो फ़र्क पड़ेगा। तो आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितनी प्राइस रखी है। देन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंसेस, वो सब देखते हुए पहले डिमांड को एनालाइज किया जाएगा। फिर डिमांड फोरकास्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। तो पास्ट को देखते हुए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce required quantities at the right time and arrange well in advance for various factors of production, raw material, labor, machine, equipment, building, etc. पहले हम डिमांड की एनालिसिस कर लेते हैं तो हमको पता चलेगा कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। उस हिसाब से हम सारी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, इतने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, इतना रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसी इतनी बड़ी जगह लगेगी, वो सब हम तैयारियां करके रख सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द मैनेजर विद साइंटिफिक टूल्स विच असिस्ट हिम इन फोरकास्टिंग डिमांड। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है। यूज़ किसका करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज़ का। फिर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन थियरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। अब कितना इनपुट डालेंगे उससे कितना आउटपुट मिलेगा, ये बताता है हमको प्रोडक्शन थियरी। जैसे 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे 1,20,000 प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ये सब प्रोडक्शन थियरी बताता है। A business economist has to decide on the optimum size of output given the objectives of the firm. तो हमारे आउटपुट का साइज़ कितना होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखकर, हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं वो सब देखकर ये हमें पता चलता है। He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. बिना कारण का कहीं पे खर्चा तो नहीं लग रहा है, बिना कारण कोई प्रोडक्ट महंगा तो नहीं हो पा रहा है। Production analysis enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix. Highlight करके रखिए, least cost input mix to achieve technically efficient way of producing output given the inputs. तो कॉस्ट किस तरह कम से कम रखकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, है ना। कॉस्ट जितनी कम होगी और प्राइस सेम टू सेम रहेगी जैसे मार्केट प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट होगा ना अगर हम कम से कम प्राइस पे बना सकें तो। कॉस्ट एनालिसिस enables the firm to recognize behavior of costs when variables such as output, time period and size of plant change. The firm will be able to identify ways to maximize profits by producing the desired level of output at the minimum possible cost. तो देखिए, कभी भी आपको ज़्यादा कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो कॉस्ट को कम कर दीजिए या फिर ज़्यादा लोगों को बेच दीजिए। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट भी कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेच भी पाएँ। तो ये सब पे ये लोग ध्यान देते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Inventory management theories pertain to rules that firms can use to minimize the costs associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials, finished goods. तो ये सेंटेंस कह रहा है कि जो मटेरियल्स, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको अलग क्राइटेरिया, अलग कैटेगरी में रखिए। देन जो आप रॉ मटेरियल्स लेके आए उनको अलग जगह, अलग तरह से रखिए, एंड फिनिश्ड गुड्स को अलग जगह रखिए। ये होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ अलग अलग रखिए। Inventory policies affect the profitability of the business. Business economists use methods such as ABC analysis, simple simulation exercises, and mathematical models to help the firm maintain optimum stock of inventories. मतलब सब अलग अलग कैटेगराइज करके रखिए कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो उस समय मिल पाए एंड कॉस्ट भी कम हो। Then market structure and pricing policies. Analysis of the structure of market provides information about nature and extent of competition which the firms have to face. This helps in determining degree of market power, ability to determine prices, which the firm commands, and the strategies to be followed in market management under given competitive conditions such as product design, marketing. Price theory explains how prices are determined under different kinds of market conditions and assists the firm in framing suitable price policy. तो अपना प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी मोनोपोली चलेगी, ओलिगोपोली रहेगी, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, किस तरह का कंपटीशन रहेगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। कैसा मार्केट है, कैसे कंज्यूमर बिहेव करते हैं, वो सब, एंड उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज रखनी पड़ेगी कंपटीशन देखते हुए, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आता है। देन रिसोर्स एलोकेशन।
Business economics, with the help of advanced tools such as linear programming, enables firm to arrive at best course of action for optimum utilization of available resources. ये तो फ्रेज आपने पढ़ा ही होगा, optimum utilization of available resources. अगर आगे जाके MBA या मैनेजमेंट रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहेंगे तो ये तो आपके जीवन में आप रोज़ पढ़ेंगे. Theory of capital and investment decisions. For maximizing its profits, firm has to carefully evaluate its investment decisions and carry out sensible policy of capital allocation. कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें पैसे लगाना चाहिए, कितना कैपिटल. अभी जैसे अगर आपका कोई कॉलेज का या आपका कोई कोचिंग का बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको बेंचेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपने क्लासरूम में AC लगाने में इन्वेस्ट करना चाहिए कि लाइटिंग लगाने में इन्वेस्ट करना चाहिए. ये सब आपको सोचना पड़ेगा. Theories related to capital and investment provides scientific criteria of choice of investment projects and an assessment of the efficiency of capital. से पता चलेगा आपका कैपिटल कितना एफिशिएंट है, आपके ओवरऑल ऑरा में कितना फ़ायदेमंद रहेगा. बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ स्कार्स कैपिटल अमंग कॉम्पीटिंग यूजेस ऑफ फंड्स. तो जो कैपिटल है वो भी तो एक स्कार्स रिसोर्सेज है, उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं इस पर कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ये भी हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए कैपिटल को. प्रॉफिट एनालिसिस. प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू चेंजिंग प्राइजेस एंड मार्केट कंडीशंस. प्राइजेस मार्केट में चेंज होती रहती है, कंडीशंस चेंज होती रहती है, इसलिए हम प्रॉफिट अनसर्टन रहता है. ज़रूरी नहीं हर बार 10 करोड़ प्रॉफिट था तो हर बार 10 करोड़ ही रहेगा, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है. प्रॉफिट थियरी गाइड्स द फर्म इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी. तो जब अनसर्टेनिटी रहे, हमें पता नहीं हो कितना प्रॉफिट आएगा, तो हम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं. ऑफकोर्स हर ही बार करते हैं. प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग. तो फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें कहाँ कहाँ एक्सपांशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सब बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस. Business firms generally operate under conditions of risk and uncertainty. Analysis of risk and uncertainty help business firm in arriving at efficient decisions and formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction. तो अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को पहले से थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकें तो हम थोड़े सेफर साइड पर रह सकते हैं. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इशूज़. तो बाहरी इशूज़ में किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ किया जा सकता है. मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड. ये अलग अलग कंट्रीज रहता है, इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे. देन स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल. जनरल ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़. ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को किस तरह अफेक्ट करते हैं ये हमें पता चलेगा. वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स यानी RBI, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट एंड द रेगुलेशन, जो भी स्टॉक मार्केट अपन सुनते हैं. देन सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स. अब अगर आपके एम्प्लॉयज़ किसी तरह से स्ट्राइक पे गए हुए हैं तो बाकी हर तरह मीडिया के ज़रिए तो सब कुछ पता चल ही जाता है सारी दुनिया को, तो वो लोग भी सोचेंगे कि अरे ये ओनर और मैनेजमेंट कैसे हैं, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है एम्प्लॉयज़ के साथ में. वो लोग भी इस शक में होंगे. हो सकता है आपकी डिमांड घट जाए अगर आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे गए हुए हो तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना. सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस, कोऑपरेटिव्स. देन सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिक्स का तो अपन क्या ही बोल सकते हैं, कब कौन कैसी पॉलिसी ले आए, कब उनमें क्या चल रहा है, झगड़े वगैरह. सो बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एज मैनेजमेंट of the firm has no control over these factors, it should fine tune its policies to minimize their adverse effects. तो हमें बिजनेस पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे ऐसा अगर कुछ हो जाए, कोई पॉलिसी चेंज होता है तो हमें इससे कम से कम इफेक्ट पड़े, थोड़ा बहुत सोच विचार करके. हाँ, तो अब है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसमें क्या है भाई, इकोनॉमिक्स मीनिंग इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग economic policies to solve economic problems. Business economics involves application of economic principles to solve economic problems. Economics policy को frame करता है, principles को frame करता है, and business economics उन्हें apply करता है. Character economics micro economic भी है, macro भी है. Business economics micro ही है mostly. Then main task economics का है fulfillment of needs of individuals as well as entities. सबकी needs को fulfill करना economics है. लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या काम है,
उसको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी जिसमें वो काम कर रहा है। देन नेचर, इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, यानी इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली नॉर्मेटिव है, यानी मोस्टली नॉर्मेटिव ही होता है, मतलब वो हमेशा यही बताता है कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी। देन इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका छोटा पार्ट है, यानी कंपेरेटिवली नैरोअर है। ब्रांचेस, इट हैज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच एंड इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अरे वाह, तो भाई इकोनॉमिक्स की एक अप्लाइड ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। समझ तो चुके होंगे, सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स है, उससे छोटा अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, उसमें उससे छोटा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सब एक दूसरे के अंडर आते हैं। देन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ ऑल द थियरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब में, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक्स काम आता है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न विथ ओनली प्रॉफिट थियरी इग्नोरिंग अदर थियरीज। अब एक बिजनेस के बारे में बात करता है तो उसमें प्रॉफिट थियरी ज़्यादा काम आती है, ये प्रॉफिट थियरी को अंडरलाइन करके रखिए, सीखेंगे आगे। देन इकोनॉमिक्स, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इशूज़ लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। सबकी एनालिसिस करता है, लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बस माइक्रो लेवल इश्यूज़ जैसे डिमांड, सप्लाई, वो बस खुद के बिजनेस का देख रहा है ना, उसको इतनी ज़्यादा भारी एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। देन कॉन्सेंट्रेशन, इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम। जब किसी बिजनेस की बात आती है तो वो बिजनेस के बस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, कौन, इकोनॉमिक्स। वहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स को सबसे डील करना पड़ता है, एक बिजनेस के इकोनॉमिक इश्यूज से भी एंड बिजनेस के नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी, सबसे डील करना पड़ता है। देन इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब वो एजम्पशंस अप्लाई किए जाते हैं तब वो इनवैलिड भी हो जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू वगैरह, कहीं भी डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग होता है। समरी, एन इकोनॉमी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स, दैट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर स्कार्स। तो इकोनॉमी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दो फैक्ट्स हैं, ह्यूमन की इंसान की इच्छाएं अनगिनत होती हैं और रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स होते हैं, कम ही पड़ते हैं इच्छाओं के सामने से। Economics is the study of processes by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. Economics उन तरीकों को पढ़ता है जिससे relatively scarce resources को हम allocate कर सकते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी तीव्र इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए। Subject matter of economics divided into two parts, micro and macro. Microeconomics examines how individual units, consumers or firms make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources, and macro studies behavior of large economic aggregates such as overall levels of output and employment, total consumption, total saving, total investment, exports, imports, and how aggregates shift over time. तो macro सब aggregate के बारे में पढ़ता है, micro सिर्फ individual के बारे में पढ़ता है। Business economics integrates economic theory with business practices and relies on economic analysis in the formulation of business policies. While business economics is concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has got an important role to play. Macroeconomics analyzes the environment in which business has to function. तो जहाँ पर बिजनेस चलेगा उस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमें मैक्रो की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो का कुछ लेना देना ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ज़्यादातर मेजरली माइक्रो काम आता है, लेकिन मैक्रो भी जानना ज़रूरी है। Business economics is a normative science which is interdisciplinary and pragmatic in approach. ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी है और प्रैग्मेटिक है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एंड प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल है, उसे अप्लाई किया जा सकता है। Then there are two categories of business issues to which economic theories can be directly applied, namely microeconomics applied to operational or internal issues and macro applied to environmental or external issues. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ज़्यादातर यूज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को, जैसे डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन, थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ये सब पढ़ता है माइक्रो में। एंड ऑल्सो कंसिडर्स मैक्रो related to economic systems, business cycles, national income, employment, prices, saving and investment, government's economic policies and working of financial sector and capital market. ये देखिए कभी भी ऐसे पूछ सकते हैं कि ये माइक्रो का पार्ट है कि माइक्रो का पार्ट है, इसके लिए इन पर भी थोड़ा एक बार ध्यान देकर पढ़ लीजिए एग्जाम्पल्स को, मैक्रो और माइक्रो के। फिर इन्होंने नीचे बॉक्स में दिया है स्टडी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन पॉलिसी,
resource allocation, capital budgeting, risk and uncertainty analysis are outside the scope of this book. They will be taught in other subjects, financial management and strategic management etc. at higher levels of CA course. तो ये बाद में इंटर में CA में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला फर्स्ट यूनिट होता है फर्स्ट चैप्टर का। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिजॉल्व करने का। एंड वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशंस वगैरह होंगे तो वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए। एंड याद रखिए फाउंडेशन है ना, उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इसमें, और ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो आप इसको बस ऐसे जैसा हेडिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते वक्त एक बार पढ़ लीजिए, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं ये कहाँ से बात आई। एक बार पढ़ लीजिए, पूरी रीडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में आप बस हेडिंग पढ़ के थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अगर जाएंगे, एंड इवन आप अपनी मदर टंग में भी अगर रिवाइज करते हैं, आपको अलग से इंग्लिश आती है ना, तो इट्स ओके, आप समझ जाएंगे कि किस तरह लिखने चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ना MCQ, बस टिक करना है, उसको सर्कल करना रहेगा, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर है, फास्ट अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।